friends, this is Karan Jain and welcome back to your channel dear colleagues। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसके लिए आए हैं और हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे, विच इज़ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा, जिसका लेसन नंबर 1 है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। तो हम एक बार वीडियो को ओवरव्यू चेक कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हैं औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसका पतन किस तरीके से हुआ और पतन के कारण क्या क्या थे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम उपनिवेशवाद का मतलब समझते हैं कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। तो जब कोई समृद्ध एवं पावरफुल राष्ट्र जो होता है, नेशन, कोई देश जो है, उसके द्वारा अगर अपने विभिन्न प्रकार के हितों के लिए वो देश किसी और देश को जो थोड़ा निर्बल है, जो कम पावरफुल है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे भरा हुआ है, तो उन सभी संसाधनों का उपभोग करने के लिए शक्ति के बल पर उस राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है, जिसे हम साधारण भाषा में उपनिवेशवाद कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें तो जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारा इंग्लैंड था, वो हमारे भारत के ऊपर आधिपत्य करने लगा था और उसने हमारे भारत को एक तरीके से गुलाम बना लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया जो था वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा भरा पूरा देश था। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य, जो एम और पर्पस ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन थे, उसके बारे में बात करते हैं। जो ब्रिटिश थे वो लगभग 1857 तक भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली या जो एजुकेशन सिस्टम का था उसको बना चुके थे, और औपनिवेशिक शिक्षा को भारत में स्थापित करने का उनका मेन रीज़न ये था कि उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के लिए भारतीय क्लर्क्स की ज़रूरत थी, और ये सभी अंग्रेजी तरीके में ढल चुके थे उस मोमेंट ऑफ द टाइम पे। औपनिवेशिक शिक्षा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो इंडियंस थे उनको बहुत ही थोड़े सबऑर्डिनेट पोजीशंस के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एम्प्लॉयज़ को इंपोर्ट करना बड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था कि वो इंग्लैंड से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करें और वो यहाँ पर काम कर सके। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशों ने जो लोकल इंडियंस थे उनको वेस्टर्न एजुकेशन के ज़रिए शिक्षा प्रदान करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बचे। अगर हमें औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्यों को समझना है तो हम लॉर्ड मैकॉले के शब्दों में समझ सकते हैं। वो ये कहते थे कि एज अ ब्रिटिशर्स उन्हें एट द प्रेजेंट एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो हमारे लिए उन लाखों लोगों से, मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए जो इंडियंस है, उन लाखों लोगों के बीच एक माध्यम का काम कर सके, जैसे एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर काम करते हैं, इस तरीके से। और साथ ही वो इस वर्ग के लोगों को बाय ब्लड और बाय कलर तो इंडियंस हो, पर अपने टेस्ट, अपने ओपिनियंस और अपने मॉरल वैल्यूज़ में वो एक ब्रिटिश की तरह हो और ब्रिटिश की तरह उनकी सोच हो। एजुकेशन के लोअर स्टेजेस पे जब शिक्षा माध्यम देशी भाषाएं हुआ करती थी, और वहीं दूसरी ओर जो हायर एजुकेशंस थी उनके लिए जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो इंग्लिश थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल स्कूल्स को फंड देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वह सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। फिर ब्रिटिश सरकार ने मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बना दी, जिसके कारण स्वरूप अपर क्लास और पुअर रूरल क्लास के बीच में एक डिफरेंशिएशन पैदा हो गया, गैप बन गया। तभी से एक नए तरह के लोगों का जन्म हुआ, जिन्होंने यूरोपियन ड्रेस को, उनके मैनर्स को, उनके एटीट्यूड को अपनाया, और जो पुराने ट्रेडिशंस हुआ करते थे हमारे इंडिया के, उन्हें लोग एक क्वेश्चन की तरह देखने लगे। अल्टीमेटली ब्रिटिश एजुकेशन का पर्पस इंडियंस के माइंड में यूरोपियन नॉलेज को डेवलप करना था। इसलिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशनल सिस्टम बनाया उसे कॉलोनियल या औपनिवेशिक कहा जा सकता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली जो थी उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया में 18th और 19th सेंचुरी के लास्ट में मुसलमानों के लिए मदरसे या मकतब जिन्हें कहता है वो हुआ करते थे, और दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए टोल या पाठशाला हुआ करती थी। उस समय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिमिटेशंस जो थी वो सेकुलरिज्म हुआ करती थी,
जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उस टाइम पे, वो धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली हम साइंटिफिक नॉलेज को भी देख सकते हैं कि उस टाइम ऑफ द पीरियड पे साइंटिफिक नॉलेज जो थी उसकी कमी थी। उस टाइम फ़ारसी कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, इसलिए बहुत से हिंदुओं ने फ़ारसी स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त की, एडमिशन भी लिया और वहाँ से पढ़ाई भी पूरी की। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्कूल्स को जनरली जमींदार और जो लोकल रिच पीपल हुआ करते थे वहाँ के, उनकी हेल्प से चलाया जाता था। फारसी, अरबी और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जैसे संस्कृत या इस्लामिक ट्रेडिशनल लैंग्वेज जैसे हुआ करती थी, ग्रामर, लॉजिक, लॉ, मेटाफिजिक्स और मेडिसिन, इन्हें सिलेबस के तौर पर मुख्य जोर दिया जाता था। तीसरा ये कि प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से ओरल ट्रेडिशंस का उस टाइम पर उद्भव हुआ। टीचर्स की जो मेमोरीज हुआ करती थी और मनुस्क्रिप्ट्स जो थी, इनके बेसिक्स पे ही नॉलेज को फॉर्म किया जाता था। चौथा ये है कि स्कूल्स एजुकेशन में स्टेट का कोई रोल नहीं होता था और जितने भी फेमस टीचर होते थे उन पर जो किंगडम है उसका आधिपत्य होता था। फिफ्थ वन इज हायर एजुकेशंस के बहुत सारे एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे उस टाइम पे और वह सभी अपर कास्ट के लिए रिजर्व्ड होते थे। और भारत के बहुत से गांवों में जो रूरल एरिया होता था, स्कूल्स एक पर्टिकुलर टीचर द्वारा चलाया जाता था और उस पर्टिकुलर टीचर द्वारा चलाए जाने के लिए, स्कूल को चलाए जाने के लिए जो लोकल जमींदार हुआ करते थे उनसे वो हेल्प लेते थे, इस वजह से वो स्कूल चल पाते थे। जिस एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर टीचर्स पढ़ाते थे वहाँ पर बच्चों को डेली रूटीन में काम आने वाली कैलकुलेशंस और बेसिक लिटरेसी पढ़ाई जाती थी। उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स बैकवर्ड कास्ट के होते थे उन्हें स्कूल्स में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। अब हम मॉडर्न एजुकेशन के प्रभाव के कारण जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का डिक्लाइन हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। जो एजुकेशन का ट्रेडिशनल सिस्टम था उसकी जगह जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने ले ली थी। जो कन्वेंशनल डिसिप्लिन सब्जेक्ट थे उन्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से बदल दिया गया था। जो टीचर्स थे वो पेड एजेंट्स की तरह काम करने लगे थे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो लर्नर्स हुआ करते थे या जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाने लगे। इन सभी कारकों ने लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया और उस मोमेंट ऑफ द टाइम पे सोशल रिफ्लेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि बिना सरकार के सहायता के स्कूलों को चलाना बड़ा मुश्किल था। तो जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपनी फ़ीस पे करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें यहाँ अपनी फ्यूचर को ब्राइट लगने लगा था और उन्हें ये लगने लगा था कि हम यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए वे इस बदलाव के लिए भी रेडी थे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर मदरसे या पाठशालाएं चला करती थी, जो स्कूल चला करते थे, उनकी जो इमेज थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके वजह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसका पतन हुआ। अब हम ट्रेडिशनल सिस्टम के पतन के लिए जो प्रमुख कारण है, जो स्पेसिफिक कॉज है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला स्पेसिफिक कोज ये है कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मण थे उनके ज्ञान में और जो दूसरे कास्ट हुआ करती थी उनके मैनुअल स्किल्स की नॉलेज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो गया था। दूसरा ये था कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो फेल हो चुका था। राष्ट्र राज्य के उद्भव में लेट होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर हम पीछे हो चुके थे। फोर्थ ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के पतन की मुख्य वजह रूढ़िवादी हिंदुओं का सत्यावादी होना था या डॉगमेटिक या हठ धर्मी इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज का होना था। पांचवा कारण ये है कि मोस्टली जितने भी विद्वान थे उस टाइम पे वो लोकल रूल्स की वजह से पुणे, वाराणसी, तंजौर, नादिया जैसी जगहों को सेंट्रलाइज करने लगे थे और इन्हीं कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे वो कंसंट्रेट करते थे। छठा कारण ये है कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स थे उन्होंने गरीब ग्रामीण बच्चे जो थे, जो रूरल बच्चे थे, उनको बेसिक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दी। और जिन एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती थी उसका सिलेबस जो था वो सेकुलर था और रिस्पॉन्सिव टू प्रैक्टिकल नीड्स पे बेस्ड था। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये फर्स्ट चैप्टर भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ जो है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था। इसके ऊपर हम 3 पार्ट्स और बनाएंगे। ये जो पहला चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होकर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको
सारी वीडियोस जो है वो एग्ज़ाम से पहले ही प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप इजीली उसको रीड अप कर सकें, उसे समझ सकें और एग्ज़ाम में अपना बेटर 100% दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।